हेलो एवरीवन। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है सेकंड पेपर का, उसमें हमने एनिमल टैक्सोनॉमी कंप्लीट कर ली थी। और अभी ये जितने भी ये जो एनिमल की लाइफ साइकिल चल रही है उसमें आज हम कॉकरोच को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो अर्थवर्म है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज ये इसका सेकंड पार्ट है और आज हम इसमें कॉकरोच को पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो देखिए अब कॉकरोच इसको बोलते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या बोलते हैं? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। कॉकरोच जो है जो वो घूमता फिरता रहता है, एक जगह नहीं रुकता है। तो पैरी मतलब पैर से, अमेरिकाना मतलब अमेरिका, अपने पैरों से अमेरिका तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये नाम याद रह जाएगा कॉकरोच का, पैरों से अमेरिका तक पहुंच गया, यानी पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। और ये हेक्सापोडा का है। हेक्सापोडा का मतलब होता है इसमें 6 उपांग आते हैं। 6 उपांग मतलब 3 जोड़ी उपांग, 3 मतलब 6 हो गए, तो हेक्सापोडा इसको कहा जाता है। अब इसकी फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। आपको पता ही है ये इंसेक्ट है, तो ये आर्थ्रोपोडा वर्ग का फाइलम का जो है आएगा। आर्थ्रोपोडा वर्ग में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। और इंसेक्ट क्योंकि शरीर जो होता है इनका सिर, वक्ष और उदर में विभक्त रहता है। ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो आर्थ्रोपोडा से याद हो जाएगा आर्थ्रोप्टेरा। जीनस और स्पीसीज जो इसके नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब इसका जो सामान्य हम विशेषता है वो देख लेते हैं। ये जैसे कॉकरोच की स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई है। कॉकरोच का हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए जो इसका सिर होता है, हेड भाग होता है, वो इसके वक्ष भाग से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रहता है। तो यहाँ पर ये जो है इसके शरीर का 90 डिग्री कोण पर होता है हेड भाग। और इस हेड भाग के भी हेड में भी 6 भाग देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे कि ये 6 भाग कौन कौन से। अभी यहाँ देखिए आप, ये कि 90 डिग्री के कोण पर झुका रहता है। वहीं हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य का जो सिर होता है वो 180 डिग्री पर होता है। देखिए अब ये 90 डिग्री पर झुकाव होता है तो इनको बोल देते हैं हाइपोग्नेथस। सिर का 90 डिग्री पर स्थित होना कहलाता है हाइपोग्नेथस। लेकिन वही मनुष्य की बात करें, मानव की बात करें तो उनमें होता है एपिग्नोथस। 180 डिग्री पर होता है उनका जो सिर होता है, मानव का सिर 180 डिग्री पर होता है तो उसको एपिग्नोथस बोल दिया। और कॉकरोच का जो सिर होता है वो 90 डिग्री पर होता है तो इसको क्या नाम दे दिया? हाइपोग्नेथस। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो विंग होते हैं, पंख होते हैं, 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होते हैं इनके छोटे पंख होते हैं, यहाँ देखिए जो ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं छोटे जो पंख होते हैं, ये जो पंख होते हैं उड़ने में सहायक होते हैं। उड़ने के लिए ये छोटे छोटे पंख होते हैं, इनको बोलते हैं फ्लाइट विंग। उड़ने वाले पंख जो होते हैं ये पतले होते हैं, कोमल होते हैं, पारदर्शक होते हैं और उड़ने में सहायक होते हैं। वहीं इसमें बड़े बड़े 2 पंख और देखने को मिलते हैं और वो कैसे होते हैं? कवर्ड विंग होते हैं, यानी इनको ढकने का, इनके जो शरीर को ढकने का काम करते हैं। जो ढकने का काम करेंगे तो कैसे रहेंगे? बड़े रहेंगे, कड़े होते हैं, अपारदर्शक होते हैं, इनका गहरा रंग होता है और शरीर को ये आवृत करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इनकी विंग की बात। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके पश्च भाग पर एनल सिराई पाई जाती है, सिरसाई पाई जाती है किस एनल पार्ट, इसके लास्ट पार्ट पर। और वो ईयर, कान सुनने का काम करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एनल सिराई को ईयर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका वक्ष भाग होता है, ये सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। ठीक है, तो सिर भाग को हमने देख लिया, सिर के 6 भाग होते हैं। वहीं इसका जो वक्ष भाग होता है इसको हम बोलते हैं थोरैक्स। वक्ष को क्या बोलते हैं? थोरैक्स। और इसके 3 खंड देखने को मिलते हैं और वो 3 खंड कौन कौन से हैं? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, थोरैक्स पार्ट के 3 खंड, प्रोथोरैक्स,
मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। थोरैक्स मतलब वक्स पार्ट। उसके बाद हम इसका एब्डोमन पार्ट देखते हैं, यानी उदर पार्ट देखते हैं। तो उदर जो पार्ट होता है उसमें 10 खंड होते हैं। कितने होते हैं? 10 खंड होते हैं। और मादा में क्या होता है कि इसका जो 7वां और 8वां खंड होता है वो समेकित हो जाता है। वहीं नर में इसका 9वां और 10वां खंड समेकित हो जाता है, यानी जुड़ जाते हैं। मादा में 7वां 8वां और नर में 9वां 10वां खंड समेकित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर इसमें एक कंपाउंड आई देखने को मिलती है, संयुक्त नेत्र देखने को मिलते हैं, और 6 ओशिलाई भी होती है इसमें। कंपाउंड आई की हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे इनकी आई की बात करते हैं। तो जो ये कंपाउंड आई होती है ये अंधकार और मंद प्रकाश में देखने हेतु सहायक होती है। और इनकी जो इकाई होती है, कंपाउंड आई की जो इकाई होती है वो कहलाती है फेजेट या ओमेटेरिया। इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड आई की इकाई फेजेट या ओमेटेरिया कहलाती है। वहीं इसमें कुछ जो नेत्र होते हैं ओशिलाई वो अवशेषी हो जाते हैं, लेकिन कुछ में ये देखने का काम करते हैं, प्रकाश में देखने का काम करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, एंटीना देखने को मिलता है। 2 एंटीना होते हैं कॉकरोच में जो रियो रिसेप्टर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? रियो रिसेप्टर प्रकृति के होते हैं। बाह्य ये उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं रियो रिसेप्टर प्रकृति का। ठीक है। तो इस प्रकार से कॉकरोच की सामान्य कुछ विशेषता हो जाती है। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑर्डर आर्थोप्टेरा, इसके खंड आर्थोडियल मेम्ब्रेन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। इस वजह से इसको आर्थोप्टेरा ऑर्डर में रखा गया है, क्योंकि इसका जो खंड होता है वो आर्थोडियल मेम्ब्रेन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कॉकरोच को कॉकरोच क्यों कहा जाता है? कुकरेचा शब्द के आधार पर। और इस कुकरेचा का अर्थ होता है तेज दौड़ने वाला, तीव्र धावक। इसलिए तो तेज दौड़कर ये अमेरिका तक पहुंच जाता है अपने पैरों से, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इसके बाद हम देखते हैं सिर। हमने बताया था सिर के 6 खंड होते हैं, और ये 6 खंड कौन कौन से होते हैं? एपिक्रेनियल, 2 होते हैं एपिक्रेनियल, 2 होते हैं जेनी फ्रंस और क्लाइएपियस। एक क्लाइएपस एक फ्रंस होता है। तो इस प्रकार से सिर भाग के कितने खंड होते हैं? 6 खंड होते हैं। और फिर देखते हैं कि वयस्क कॉकरोच में सिर की पृष्ठ सतह पर एक बड़ा खंड पाया जाता है जो वर्टेक्स कहलाता है। और वर्टेक्स के पास में एक जोड़े क्या होते हैं? एंटीना। एंटीना का कार्य क्या होता है? संतुलन का कार्य करते हैं और बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रियो रिसेप्टर। क्या कहा जाता है? रियो रिसेप्टर प्रकृति के। उसके बाद हमने इसमें ये जो 2 एंटीना होते हैं उनमें से यदि एक एंटीना को तोड़ दे तो ये वर्तुल गति करने लग जाते हैं, और यदि इनके दोनों एंटीना को तोड़ देते हैं तो ये गतिहीन हो जाते हैं और असहाय हो जाते हैं। इनमें एक संयुक्त नेत्र देखने को मिलता है। ठीक है। और ये संयुक्त नेत्र क्या करते हैं? अंधकार और मंद प्रकाश में देखने का कार्य करते हैं। ये छोटे छोटे संरचनाओं जिनको फेजेट कहते हैं उनसे मिलकर बनी होती है, और ये फेजेट को हम ओमेटेरिया भी नाम देते हैं। तो संयुक्त नेत्र की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? फेजेट या ओमेटेरिया। ये एक ही है, फेजेट को ओमेटेरिया नाम दिया है, तो संयुक्त नेत्र की इकाई क्या हो जाएगी? फेजेट या ओमेटेरिया। संयुक्त नेत्र में अंशदश प्रतिबिंब बनता है। ओमेटेरिया के पीछे एक जोड़ी ओशिलाई होती है जो अवशेषी संरचना होती है, देखने का काम करती है। ओशिलाई कुछ कीटों में क्या होती है? सुविकसित होती है, जो प्रकाश में देखने का काम करती है, और मक्खी और तितली में ये मिलती है। वर्टेक्स के अग्रभाग पर क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखांग होते हैं। ठीक है। अब इनके मुख में ये जो अंग होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये जो मुखांग होते हैं काटने, चबाने और चाटने का काम करते हैं। अब इनके देखिए ऊपरी जो ओष्ठ होता है उसको बोलते हैं लेब्रम, और निचला ओष्ठ को बोलते हैं लेबियम। ये इंपॉर्टेंट है। ऊपरी ओष्ठ क्या कहलाता है? लेब्रम, और निचला ओष्ठ क्या कहलाता है? लेबियम। देखिए अब यहाँ की इनकी मुख की संरचना हम देख लेते हैं। ये ऊपर का ओष्ठ हो गया,
लेब्रम, और ये नीचे का ओस्ट क्या हो गया, लेबियम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें मैंडिबल्स और मैक्सिला देखने को मिलती है। एक जोड़ी मैंडिबल्स होती है और एक ही जोड़ी मैक्सिला होती है। जो मैंडिबल्स होते हैं उसमें डेंटाइन्स होते हैं, दंत होते हैं, तो ये काटने चबाने का काम करते हैं। वहीं मैक्सिला क्या होती है, रसायन संवेदी होती है, कीमो रिसेप्टर प्रकृति की, रसायन संवेदी यानी कीमो रिसेप्टर प्रकृति की होती है। तो ये याद रखना, ये लेब्रम और लेबियम, एक जोड़ी मैंडिबल्स, एक जोड़ी मैक्सिला। और फिर हम देखते हैं इनकी जो जिह्वा होती है उसको बोल देते हैं हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स को क्या हम बोलते हैं, इसकी कॉकरोच की जिह्वा बोल देते हैं, हाइपोफेरिंग्स। इसके बाद हमने देख लिया सिर भाग में 6 खंड होते हैं, वक्ष में 3 खंड होते हैं, उदर में 10 खंड होते हैं। मुख के पार्श्व में एक जोड़ी मैंडिबल्स पाए जाते हैं, जिनके अग्र सिरे पर नुकीले डेंटाइन्स उपस्थित होते हैं जो भोजन को चबाने पीसने का कार्य करते हैं, ये हमने देख लिया। और जो मैक्सिला होती है वो रसायन संवेदी होती है यानी कीमो रिसेप्टर प्रकृति की होती है और भोजन की रासायनिक प्रकृति का ये ज्ञान कराती है। फिर हमने देखा था कि इसमें एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जिसको हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, जिसको कॉकरोच की जिह्वा कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि वक्ष जो भाग है वो 3 खंडों में बना होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। जो थोरैक्स की पृष्ठ सतह से 2 जोड़ी पंख निकलते, ये पंख के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से पंख पढ़े थे, कवर्ड विंग पढ़े थे यानी जो ढकने का काम कर रहे हैं, और फ्लाइट विंग पढ़े हैं जो उड़ने का काम करते हैं। कवर्ड विंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े, कड़े और अपारदर्शक होते हैं जो ढकने का काम करते हैं। और जो फ्लाइट विंग होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले, कोमल और पारदर्शक जो उड़ने में सहायता करते हैं। तो ये सब हमने डायग्राम में अच्छे समझ लिया था। उसके बाद देखते हैं कि अधर सतह पर क्या होती है, 6 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी, कितने, 3 जोड़ी होती, प्रत्येक खंड से एक जोड़ी टांग निकलती है, तो यानी टोटल 6 टांगे हो जाती है। 6 टांग होने की वजह से इनको क्या कह दिया, हेक्सापोडा। इसकी टांग में क्या क्या, अब देखिए इसके पैर की स्ट्रक्चर है, इसमें जो 6 पैर होते हैं उसके एक ये जो पैर उसकी स्ट्रक्चर बता रखी है इसमें। तो अब इसमें देखिए इसके जो पैर होते हैं उसमें कौन कौन से ये भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें होता है कोक्सा। क्या होता है, कोक्सा, ये इस टांग का सबसे बड़ा भाग होता है, कोक्सा पार्ट सबसे बड़ा होता है। वहीं इसके नीचे होता है ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर ये छोटा सा जो पार्ट है देखने को मिल रहा है, इसका नाम है ट्रोकेंटर, और ये टांग का सबसे छोटा भाग होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे होती फीमर, फिर होती टीबिया, फिर टार्सल्स, प्लेंटूली, और फिर सबसे लास्ट में क्या होते हैं, नखर देखने को मिलते हैं, क्लाउज। क्या होते हैं, क्लाउज। और इन पर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है ओरोलियम। क्या है, ओरोलियम। ये ओरोलियम क्या करते हैं, इन कॉकरोच को दीवार में चढ़ने में सहायता करते हैं। तो ये इसकी पैर की स्ट्रक्चर होगी, कोक्सा सबसे बड़ा भाग हो गया, ट्रोकेंटर सबसे छोटा भाग हो गया, फिर हमने देखा फीमर और टीबिया और टार्सल्स, प्लेंटूली और क्लाउज। ठीक है, नखर के मध्य ओरोलियम नामक संरचना पाई जाती है जो इसे दीवार में चढ़ने में सहायता करती है। ये हमने देख लिया, ये ओरोलियम जो होती है। कोक्सा टांग का सबसे बड़ा भाग और ट्रोकेंटर सबसे छोटा भाग, ये भी देख लिया। उसके बाद हमने देखा था कि जो कॉकरोच का उदर होता है वो 10 खंड में बटा होता है, मादा में ये 7वां 8वां खंड समेकित हो जाता है और नर में 9वां 10वां खंड समेकित हो जाता है। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम देखा कॉकरोच की जीवा हाइपोफेरिंग्स होती है और इसके जो कान होते हैं एनल सिरसाई होती है, ये हमने पढ़ लिया था। उदर के अंतिम खंड से रोम समान संरचना एनल सिरसाई निकलती जो ईयर का काम करती, जो ध्वनि तरंगों को ग्रहण करती है, तो ये कॉकरोच के कान होते हैं। नर कॉकरोच में अंतिम खंड में एक जोड़ी एनल स्टाइल पाई जाती जो सामान्यतः कोपुलेशन में मदद करती है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें इसका जो कंकाल तंत्र है एंडोस्केलेटन उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो ये बाह्य कंकाल होता है कॉकरोच का, ये बाह्य कंकाल होता है, उसको हमने ये जो होता है ये काइटिन का बना होता है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, स्क्लेराइट।
ठीक है। ये बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का, काइटिनस प्लेट का बना होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया स्क्लेराइट। अब इसके भी ये 3 भाग हो जाते हैं, कौन कौन से, पृष्ठ सतह पर स्क्लेराइट कहलाती है टर्जाइट, अधर भाग पर ये कहलाती है स्टर्नाइट और पार्श्व में कहलाती है प्लूराइट। तो ये इसके 3 भाग हो जाते हैं, टर्जीराइट, स्टर्नाइट और प्लूराइट। और इनको जोड़ने का काम, इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन। इनको आपस में जोड़ने का काम क्या करती है, आर्थोडियल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये स्क्लेराइट होती है उसी से ही ये इसकी अभिवृद्धि हो जाती है अंदर की ओर, ये खिसक जाती है और ये एपिडोम्स का निर्माण करती है। स्क्लेराइट ही होती है जो एपिडोम्स का निर्माण करती है। ये एपिडोम्स ही अंतः कंकाल बनाती है। क्या बनाती है, अंतः कंकाल बनाती है। और फिर ये जो एपिडोम्स है ज़्यादा उलझ जाती है, यानी ज़्यादा इसमें गुच्छे बन जाते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं टेंटोरियम। किसमें, क्या बोल देते हैं, टेंटोरियम। और ये मस्तिष्क में देखने को मिलती है टेंटोरियम। तो ये एपिडोम्स का ये अधिक उलझा हुआ भाग होता है टेंटोरियम और मस्तिष्क में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। कंकाल तंत्र, कॉकरोच में बाह्य कंकाल पाया जाता है जो काइटिन प्लेट का बना होता है। काइटिन की प्लेटें स्क्लेराइट कहलाती है, अभी हमने पढ़ लिया था। और ये पृष्ठ सतह पर टर्जाइट, अधर सतह पर स्टर्नाइट और पार्श्व सतह पर प्लूराइट नामक काइटिन प्लेट पाई जाती है। ये प्लेट आपस में आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। हमने देख लिया था ये तीनों प्रकार की जो प्लेट है ये आपस में आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कॉकरोच में सामान्यतः अंतः कंकाल नहीं पाया जाता, लेकिन कॉकरोच में स्क्लेराइट होती है वो अंदर की ओर धंसकर एपिडोम्स का निर्माण करती है जो अंतः कंकाल बनाती है। ठीक है, अंतः कंकाल वैसे नहीं पाया जाता, लेकिन जो हमने स्क्लेराइट पढ़ा है वही क्या करती है, अंदर की ओर धंस जाती है और एपिडोम्स बनाती है, और यही एपिडोम्स फिर अंतः कंकाल बनाते हैं। ये एपिडोम्स मस्तिष्क भाग में अत्यधिक रूप से उलझकर टेंटोरियम नामक जालवत संरचना बनाती है। ठीक है, ये हमने अभी स्ट्रक्चर में अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हम इसका पाचन तंत्र पढ़ते हैं। विकसित प्रकार का होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां इसमें देखने को मिलती है। कॉकरोच के अग्रभाग पर माउथ पाया जाता है। माउथ के पीछे मुख गुहा मुखांगों के मध्य स्थित होती है, और इनका जो सिर है वो 90 डिग्री कोण पर स्थित होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, हाइपोग्नेथस। लेकिन मनुष्य की बात करते तो 180 डिग्री पर होता है, इसको नाम क्या दे दिया, एपिग्नेथस। उसके बाद हम देखते हैं कि मुख के बाद में क्या आती है, फेरिंग्स आती है। फेरिंग्स में क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। फेरिंग्स में क्या देखने को मिलती है, लार ग्रंथि। दोनों लार ग्रंथि एक बड़े रिजर्वायर में खुलती है, और रिजर्वायर फेरिंग्स में खुलकर भोजन में लार बनाती है। एक बार हम इसकी जो पाचन तंत्र है इसको हम स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, ये बक्कल कैविटी होती है, इसके आगे हमने रिजर्वायर देखने को मिलता है और सैलिवरी ग्लैंड देखने को मिलती है, और इन्हीं में ये लार ग्रंथियां होती है, और ये पाचक रसों से भरी होती है। और पाचक रसों में क्या होता है, प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन लिपिड स्टार्च वगैरह देखने को मिलती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आगे जाके खुलती है फेरिंग्स में, किस में खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है, और फेरिंग्स आगे जाके यहाँ पर ओइसोफेगस में खुलती है। ओइसोफेगस आगे जाके किस में, क्रोप, एक क्रोप पार्ट होता है इसमें, इम्पोर्टेंट है, इनमें क्रोप देखने को मिलती है कॉकरोच में, और ये ओइसोफेगस को क्रोप पार्ट में खुलती है। और क्रोप का कार्य क्या होता है, भोजन का संग्रहण करना और वसा का अवशोषण करना। और इस क्रोप की जो आंतरिक सतह होती है, अंदर की जो सतह होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। आगे जो क्रोप पार्ट है आगे जाके गिजार्ड में खुलती है। गिजार्ड में हम देखते हैं कि डेंटाइन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डेंटाइन पाए जाते हैं। और कितनी, इनकी संख्या कितनी होती है, 6 डेंटाइन देखने को मिलता है गिजार्ड में। और इसके गिजार्ड के नीचे की साइड में छलनी समान संरचना के रूप में पल्विलस पाई जाती है, जो भोजन को छानने का कार्य करती है। छलनी का कार्य करती पल्विलस।
उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हिपैटिक सीका होती है। क्या होती है? हिपैटिक सीका। और कितनी होती है? 8 जोड़ी। और इनमें पाचक रस भरे होते हैं। टोटल 8 होती है ये 4 जोड़ी, शायद 4 जोड़ी होती है। 1 मिनट में इसको चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, ये 8 जोड़ी ही होती है। हिपैटिक जो सीका होती है 8 जोड़ी होती है। और ये पाचक रसों से भरी होती है। इनमें स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड वगैरह इन पाचक रसों में होता है। ठीक है, हिपैटिक सीका में। उसके बाद हम देखते हैं कि गिजाड़ का जो पश्च भाग होता है वो मिडगट कहलाता है। इस गिजाड़ का ये पश्च भाग किसमें खुल जाता है? मिडगट में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है ये इसका क्या कहलाता है? मिडगट कहलाता है। यहाँ तक का ये जो पार्ट है क्या कहलाता है? मिडगट कहलाता है। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है? हाइंडगट। क्या कहलाता है? हाइंडगट। अब मिडगट जो होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? जूजेनम और इलियम। मिडगट का भी 2 पार्ट देखने को मिलता है, जूजेनम और इलियम। इस मिडगट वाले पार्ट में यानी इस पार्ट में क्या कार्य होता है? पाचन और अवशोषण का। मिडगट में पाचन और अवशोषण का कार्य होता है। वहीं जो इसका जो लास्ट पार्ट होता है इसके भी 2 भाग होते हैं, कोलम और रेक्टम। कौन कौन से? कोलन और रेक्टम। कोलन और रेक्टम में जल और लवणों का क्या होता है? अवशोषण। जल और लवण का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, इसमें ही हम देखते हैं कि इसकी जो आहार नाल होती है यहीं पर मेलपीजियन ट्यूब्यूल देखने को मिलती है। क्या है ये? मेलपीजियन ट्यूब्यूल देखने को मिलती है। ये उत्सर्जन का कार्य करती है। मेलपीजियन जो ट्यूब्यूल होती है उत्सर्जन का कार्य करती है और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है। इसको हम बोल देते हैं, ये जो प्राणी होते हैं कैसे होते हैं? यूरिकोटैलिक। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं इसलिए क्या कह दिया? यूरिकोटैलिक। अब इस मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसका जो अग्रभाग होता है वो होता है एब्जॉर्प्टिव पार्ट होता है, यानी अवशोषणकारी पार्ट होता है अग्रभाग जो होता है। और जो पश्च भाग होता है वो सिक्रेटरी पार्ट होता है, यानी श्रावण का काम करता है, श्रावी प्रकृति का होता है, सिक्रेटरी पार्ट होता है। जो एब्जॉर्प्टिव पार्ट होता है अग्रभाग वो क्या करता है? जो पोटेशियम यूरेट होता है उससे जल और बाइकार्बोनेट का अवशोषण कर लेता है। पोटेशियम यूरेट से जल और कार्बोनेट का अवशोषण कर लेता है। जल का कर लिया और बाइकार्बोनेट का अवशोषण कर लिया। अवशोषण करने के बाद ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर देते हैं। ये यूरिक अम्ल आंत्र में चले जाते हैं। आंत्र के बाद ये उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पोटेशियम यूरेट था उसका उत्सर्जन करने का काम इसका पश्च पार्ट करता है। ठीक है, इनके अलावा कुछ और कोशिकाएं भी इनमें देखने को मिलती है जो उत्सर्जन का काम करती है, यानी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है उनमें आ जाती है। तो यूरेट सेल, यूरेट सेल भी इनमें मिलती है जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है। यूरिकोज सेल भी मिलती है और क्यूटिकल के द्वारा, त्वचा के द्वारा भी इनमें इनका उत्सर्जन होता है। इसको त्वक पतन बोलते हैं या बोलते हैं एक्डाइसिस। ACDY है ये, DY एक्डाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी संरचना ये थी। अभी हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं और समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने पढ़ लिया था कि रिजर्वोयर होती है जो आगे जाके फेरिंग्स में खुलती है, फेरिंग्स जाके आगे ओइसोफेगस में खुलती है। और ये क्या होती है? छोटी संरचना होती है क्योंकि इनमें गर्दन नहीं पाई जाती। ओइसोफेगस आगे जाके क्रोप में खुलती है और क्रोप की आंतरिक सतह किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की बनी होती है। और क्रोप भाग में क्या होता है? भोजन का संग्रहण होता है और साथ ही वसा का कुछ अवशोषण भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोप पार्ट आगे जाके ये किसमें? गिजार्ड में खुलता है। और इसमें गिजार्ड में 6 बड़े क्या पाए जाते हैं? डेंटाइन पाए जाते हैं। ये डेंटाइन भोजन को बारीक भागों में पीसने का कार्य करते हैं। फिर हमने देखा था कि इसके जो पश्च भाग है ये क्या कहलाता है? पल्विलस कहलाता है, जो चलनी का काम करते, धागे समान संरचनाओं का बना होता है और ये मतलब भोजन को छानने का कार्य करते, इससे भोजन छनकर आगे जाता है। पल्विलस पार्ट में जो छलनी के समान था, ठीक है, वो उससे भोजन छनकर आगे जाता है। फिर उसके पीछे
गिजार्ड के पीछे क्या पाई जाती है? हिपैटिक सीका। कितनी? 8 जोड़ी, 8 जोड़ी हिपैटिक सीका पाई जाती है और इनमें पाचक रस स्रावित किए जाते हैं। फिर हमने देखा था कि जो पाचक रस होते हैं वो स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड से भरा होता है और गिजार्ड का जो पश्च भाग होता है वो मिडगट कहलाता है, जो जूजेना मीलियम 2 भाग से बना होता है और इसमें क्या होता है? पाचन और अवशोषण का। और इसके पश्च भाग में भी क्या होता है? हाइंडगट होता है जिसके 2 भाग होते हैं, कोलन और रेक्टम, और इसमें क्या होता है? जल और लवणों का अवशोषण होता है। फिर बाद में अपचित भोजन को रेक्टम से एनस की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसका था पाचन तंत्र। उसके बाद हमने उत्सर्जन तंत्र भी इसमें देख लिया था कि इसमें मैलपी की नलिकाएं पाई जाती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है। और मैलपी की नलिकाकार संरचना होती है और इसका जो दूरस्थ भाग होता है वो श्रावी प्रकृति का होता है, जो पोटेशियम यूरेट का श्राव करता है। फिर हमने इसी में देखा था कि इसका अग्रभाग अवशोषणकारी होता है और जल और बाइकार्बोनेट का आयनों का अवशोषण करता है और इसके कारण फिर यूरिक अम्ल बन जाता है और यूरिक अम्ल को फिर आंत्र में डाल दिया जाता है जहां से इसे उत्सर्जित कर दिया जाता है। और ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक। तो यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर में यहाँ पर अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि कॉकरोच में मैलपी की नलिका तो होती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है, इसके अलावा इसमें यूरेट सेल भी पाई जाती है, यूरिकोज सेल भी पाई जाती है और इनमें त्वक पतन के द्वारा भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्डाइसिस। ठीक है, तो इसमें तो उत्सर्जन वाली जो कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? मैलपी की नलिका, यूरेट सेल, यूरिकोज सेल और त्वक पतन, एक्डाइसिस। तो इनके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। इसके बाद हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र हम देखते हैं तो देखते हैं कि इनमें खुला प्रकार का परिसंचरण मिलता है और इसके जो सिलोम पार्ट होता है, सिलोम जो पार्ट होता है उसके 3 कक्ष बने होते हैं। एक ये कक्ष हो जाता है, एक ये बीच का कक्ष हो जाता है और एक ये तीसरा कक्ष हो जाता है और इनका नाम है पेरिकार्डियल साइनस, यानी पेरिकार्डियल जो चैम्बर होता है, एक कक्ष ये हो जाता है सिलोम का। एक होता है पेरिविसरल साइनस या पेरिविसरल चैम्बर और पेरिन्यूरल साइनस, ये 3 कक्ष हो जाते हैं। पेरिकार्डियल नाम क्यों दिया? क्योंकि ये यहाँ पर हृदय पाया जाता है और ये हृदय के चारों ओर होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया पेरिकार्डियल। और अंतरंगों के चारों ओर होने की वजह से इसका नाम दे दिया पेरिविसरल और नर्व कॉर्ड के चारों ओर होने की वजह से इसका नाम दे दिया पेरिन्यूरल। तो ये 3 कक्ष हो जाते हैं इसमें। और ये जो होती है इनकी सिलोम होती है ये रक्त से भरी होती है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं हीमोसील। क्या नाम दे दिया? हीमोसील। इनका जो रक्त होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है क्योंकि इनमें श्वसन वर्णक नहीं पाए जाते। वहीं हम इसमें देखते हैं कि इनमें एक डोर्सल डायफ्राम देखने को मिलता है और वेंट्रल डायफ्राम, डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम भी होता है इनमें। और एंटीरियर डोर्सल ओर्टा, ये जो हार्ट होता है इसका जो अग्र पार्ट होता है इसको नाम दे देते हैं एंटीरियर डोर्सल ओर्टा। जो हार्ट होता है इसका 13 कक्ष का बना होता है। ये जो हार्ट होता है इसका 13 कक्ष का बना होता है और इसमें जो रक्त होता है पीछे से आगे की ओर बहता है। इस प्रकार से पीछे से आगे की ओर इसमें रक्त बहता है, 13 कक्ष का होता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओस्टिया नामक संरचना पाई जाती है। ये ओस्टिया क्या करती है कि यहाँ से रक्त लेती है, ये हीमोसील से रक्त लेती है और रक्त इनसे ओस्टिया से होता हुआ हृदय तक पहुँचता है। ठीक है, अभी ये इसकी पूरी संरचना हमने देख ली परिसंचरण तंत्र की। अब इसको हम थोड़ा थ्योरी में पढ़ लेते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र होता है यानी जो रुधिर होता है बंद नलिकाओं में नहीं बहता, उत्तकों में भरा रहता है। ठीक है, और रुधिर इनमें जो उत्तक होता है रुधिर भरा होता है, इसलिए इसको नाम देते हैं साइनोसॉइड या रक्त पात्र। कॉकरोच में जो रक्त होता है वो सिलोम में भरा होता है, अतः ऐसी सिलोम क्या कहलाती है? हीमोसील। हमने देख लिया था कि इनकी जो क्या कहलाती है, सिलोम क्या कहलाती है? हीमोसील, क्योंकि ये रक्त से भरी होती है। इनमें श्वसन वर्णक का अभाव होता है और इस वजह से रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है। और जो कॉकरोच होता है वो
उसमें डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम देखने को मिलता है। तो इस वजह से सीलोम होता है 3 कक्ष में बढ़ जाता है। डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम की वजह से 3 कक्ष में बढ़ जाता है। और ये कौन कौन से पढ़े थे हमने? हृदय के चारों ओर का कक्ष पेरिकार्डियल पढ़ लिया था, अंतरंगों के चारों ओर का पेरीविसरल साइनस और नर्व कोड के चारों ओर का पेरी न्यूरल साइनस। इसके बाद हम देखा था डायफ्राम के मध्य क्या पाए जाते हैं? ओस्टिया पाए जाते हैं। और ये इसके बाद डोर्सल ओर्टा पाई जाती है, एंटीरियर डोर्सल ओर्टा होती है। 13 कक्षों में इनका हृदय बटा होता है और ये पीछे से आगे की ओर रक्त को बहाता है। और हीमोसील से ये जो ओस्टिया द्वारा हृदय में रक्त पहुंचता है। हीमोसील ये जो ओस्टिया के द्वारा हृदय में क्या पहुंचता है? रक्त पहुंचता है। अग्रभाग में एंटीरियर डोर्सल ओर्टा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित कर देती है। ये इसका परिसंचरण तंत्र था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इसका तंत्रिका तंत्र इसके 2 भाग हो गए, एक तो ब्रेन रिंग हो गई और एक नर्व कोड होगी। जो ब्रेन रिंग हो गई उसमें ये गैंग्लिया देखने को मिलती है। 2 तो हो गई सुप्रा सेरिब्रल गैंग्लिया और 2 क्या हो गई? सब सेरिब्रल गैंग्लिया। और इनको जोड़ने का काम कौन कर रही है? सर्क्यूम सेरिब्रल कमीजर। ठीक है, और इनसे क्या निकल रही है? तंत्रिकाएं निकल रही है। उसके बाद हम देखते हैं ये सब सेरिब्रल गैंग्लिया से ही धागे समान संरचना निकलती है, जिसको हम क्या नाम दे दिया? नर्व कोड। इसमें भी क्या पाए जाते हैं? गैंग्लिया पाए जाते हैं। कौन कौन से? 3 तो होते हैं थोरोसिस गैंग्लिया, वक्ष भाग का निर्माण करते हैं। जो 3 होते हैं वो थोरेसिस गैंग्लिया कहलाते हैं, जो वक्ष भाग का निर्माण करते हैं। और ये 6 जो होते हैं वो एब्डोमल गैंग्लिया कहलाते हैं, उदर भाग का निर्माण करते हैं। एब्डोमाइनल गैंग्लिया उदर में 6 होते हैं और वक्ष में थोरेसिस गैंग्लिया कितने होते हैं? 3 होते हैं। और इसका एब्डोमाइनल गैंग्लिया का जो ये लास्ट गैंग्लिया होता है एब्डोमाइनल गैंग्लिया, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसका तंत्रिका तंत्र था। ये इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है कि ब्रेन रिंग होती है, नर्व रिंग होती है, सुप्रा सेरिब्रल गैंग्लिया सब सेरिब्रल गैंग्लिया होती है, सेरेब्रल कमीजर द्वारा जुड़ी होती है और पीछे नर्व कोड होती है। 3 थोरेसिस गैंग्लिया और 6 एब्डोमाइनल गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, और अंतिम जो एब्डोमाइनल गैंग्लिया होते हैं वो सबसे बड़ा होता है। तो ये इसका था तंत्रिका तंत्र। उसके बाद हम देखते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र की हम एक बार ये स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये तंत्रिक श्वसन तंत्र हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनमें ट्रैकिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये ट्रैकिया पाई जाती है। और ट्रैकिया को पिचकने से रोकने के लिए इस पर कुछ ये वलन पाए जाते हैं, इनका नाम है इंटीमा। ये क्या करती है? ट्रैकिया को पिचकने से रोकते हैं, इंटीमा। ट्रैकिया 3 जोड़ी होती है, एक जोड़ी पृष्ठ सतह पर, एक जोड़ी अधर सतह पर, एक पार्श्व सतह पर। तो 3 जोड़ी ट्रैकिया देखने को मिलती है। ये एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है जिसका नाम है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा जो होते टोटल 10 जोड़ी देखने को मिलते हैं, 2 वक्ष भाग में और 8 उदर भाग में। स्टिग्मा कितने होते हैं? 10 जोड़ी, 2 वक्ष में और 8 उदर में। इनको ढकने का काम कौन करते हैं? ये जो छिद्र होते हैं इनको ढकने हेतु पेरिट्रिमी पाई जाती है, ढकने हेतु पेरिट्रिमी पाई जाती है। ये जो पेरिट्रिमी होती है पहले और तीसरे जो छिद्र होते हैं उसको नहीं ढकती, बाकी जितने भी छिद्र होते हैं उन सबको ढकने का काम करती है पेरिट्रिमी। तो जो पहला छिद्र होता है वो एक और दूसरे खंड के वक्ष खंड के बीच में होता है, और जो दूसरा जो छिद्र होता है वो दूसरे और तीसरे वक्ष खंड के बीच देखने को मिलता है। और ये जो पेरिट्रिमी होती है पहले और तीसरे छिद्र को नहीं ढकती, बाकी जितने भी इनमें छिद्र पाए जाते हैं सबको ढकने का काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ट्रैकिया होते हैं आगे जाके पहले तो ट्रेबिक्यूली में और ट्रेबिक्यूली आगे जाके ट्रैकियोल में बट जाती है। किसमें? ट्रैकियोल में। ट्रेबिक्यूली और फिर ट्रैकियोल में, फिर ये बाद में आगे जाके मसल्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये था इसका श्वसन तंत्र। यही इसमें हमने थ्योरी में लिखा हुआ है, बाकी अब पढ़ लेते हैं। ट्रैकिया पाई जाती है, कितनी होती है? 3 जोड़ी, एक डोर्सल, एक वेंट्रल और एक लेटरल। इनको जोड़ने के लिए अनुप्रस्थ नलिकाएं पाई जाती है और ट्रैकिया को पिचकने से रोकने के लिए क्या होती है? इंटीमा होती है। ये ट्रैकिया आगे जाकर ट्रेबेक्यूली और ट्रैकियोल में विभक्त हो जाती है और फिर बाद में सीधे ऊतकों से
स्थापित हो जाती है। तो ये हमने इसमें देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रेकिया होती है वो स्टिग्मा की सहायता से खुलती है और इनकी संख्या कितनी होती है? स्टिग्मा की संख्या 10 जोड़ी होती है, जिसमें 2 जोड़ी वक्ष में और शेष जो 8 जोड़ी होती है वो उदर भाग में होती है। पहला जो छिद्र होता है पहले दूसरे वक्षखंड के मध्य और दूसरा होता है दूसरे तीसरे वक्षखंड के मध्य, और 1 और 3 को छोड़कर सभी छिद्रों को पेरिट्रिमी द्वारा ढका जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका देखते हैं जनन तंत्र। ये नर जनन तंत्र की संरचना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नर होता है, नर कॉकरोच जो होता है, उसमें 3 जोड़ी टेस्टिस देखने को मिलती है। याद रखना, वृषण जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं, और ये इसके चौथे, पांचवें और छठे खंड में होता है। वृषण होता है वो कॉकरोच के चौथे, पांचवें और छठे खंड में होता है, और कितने होते हैं? 3 जोड़ी। इसके आगे हम देखते हैं कि ये शुक्रवाहिनी के द्वारा आगे शुक्रवाहिनी निकलती है इसके, और शुक्रवाहिनी बीच बीच में फूल जाती है। तो और किसका निर्माण करती है? शुक्राशय का। किसका? सेमिनल वेसिकल, जिसको हम बोलते हैं शुक्राशय। इसके लास्ट में हम देखते हैं 2 ग्रंथियां देखने को मिलती है। इन ग्रंथि का नाम है फैलिक ग्रंथि और मशरूम ग्रंथि। फैलिक ग्रंथि और मशरूम ग्रंथि। ये फैलिक ग्रंथि और मशरूम ग्रंथि क्या करती है? फैलिक अम्ल और इनमें फिनोलिक पदार्थ पाया जाता है जो स्पर्मेटोजोआ का आवरण बनाते हैं। किसका? स्पर्मेटोजोआ का आवरण। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आगे जाके स्खलन नलिका में खुलती है, इजैकुलेटरी डक्ट जिसको बोलते हैं, स्खलन नलिका में खुलती है, और ये आगे जाके किसमें? जनन कोष में। फिर बाद में हम देखते हैं कि इनका जो नरजनन छिद्र होता है उनको ढकने के लिए इसमें पाए जाते हैं फेलोमियर्स। याद रखना, नरजनन छिद्र को ढकने के लिए क्या होते हैं? फेलोमियर्स होते हैं, और फेलोमियर्स से ही आगे जाके इसकी फेलोमियर्स ही कुछ आगे जाके स्ट्रक्चर अतिवृद्धि बन जाती है, जिसको नाम है स्यूडोपेनिस और टीटीलेटर। टाइटिलेटर या टाइटिलेटर या टीटीलेटर बोलते हैं। स्यूडोपेनिस और टीटीलेटर का निर्माण करते हैं ये फेलोमियर्स ही। फेलोमियर्स क्या होते हैं? इनके नरजनन छिद्र का आवरण बनाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में जो ओवरी होती है वो 1 जोड़ी होती है। कितने? 2 से 6 खंड में। 2 से 6 खंड में होती है ओवरी, और 1 जोड़ी होती है। और उसके बाद में ये वेजाइना वाला पार्ट आ जाता है, और इसमें स्पर्मेथिका और ऊथिका चैम्बर देखने को मिलता है। ऊथिका में क्या होता है? 16 एग का निर्माण होता है। ऊथिका में ही बाद में क्या होता है? स्पर्म के द्वारा एग का निर्माण हो जाएगा। कितने? 16 एग हो गए, और 16 जो ये एग होते हैं 8-8 की, ये ऊथिका में क्या होते हैं? 8-8 की संख्या में 2 कतारों में स्थित होते हैं, और ये बाद में एग क्या होते हैं? निम्फ का निर्माण करते हैं, और निम्फ में क्या होता है? अपूर्ण कायांतरण, और अपूर्ण कायांतरण के बाद ये वयस्क में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो आगे जाकर इनका जो मादा जनन छिद्र है उसको ढकने का काम करती है गायनोफाइसिस प्लेट, यह हम बोलते हैं गायनोवैल्यूक्यूलर प्लेट। गायनोफाइसिस प्लेट या गायनोवैल्यूक्यूलर प्लेट मादा जनन छिद्र को ढकने का काम करते हैं। वहीं नर जनन छिद्र को ढकने का कार्य कौन कर रहा था? फेलोमियर्स। ठीक है, चलिए, कॉकरोच कैसा होता है? एक लिंगी प्राणी होता है, यानी नर और मादा अलग अलग पाए जाएंगे। लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलेगी। मादा जो होती है लंबी होती है, मोटी होती है, और पीछे से अपन पंखों से ढकी होती है। और नर जो होता है छोटा होता है, पतला होता है, और पीछे से नग्न होता है, और इसके अंतिम खंड में 1 जोड़ी एनल स्टाइल पाई जाती है। उसके बाद इनमें मैथुन की क्रिया जो होगी, कोपुलेशन की जो क्रिया होगी, वो बैक टू बैक पोजीशन में होती है कोपुलेशन की क्रिया। नरजनन तंत्र की अपन बात करते हैं, देखा तो 3 जोड़ी वृषण होते हैं जो 4, 5, 6 खंड में होता है। ये आगे जाके शुक्रवाहिनी का निर्माण करती है। शुक्रवाहिनी शुक्राशय का निर्माण कर लेती है, और फिर ये आगे जाके स्खलन नलिका का निर्माण करती है, और फिर जनन कोष में खुल जाते हैं।